Hello students, welcome to the world of history. We are in class 9th and our chapter is 3rd. Now very important chapter, the most important, the most liked chapter by especially Asian people and African. Now when I say I am not criticizing that why Americans and South Americans don't like this, there's no parameter or proof to say that this chapter is not liked in that part of the world. But whatever I know is everyone in our country, every school, every student, wherever I go and meet, they all love this chapter. Nazism and rise of Hitler. Now everyone knows who the Hitler was. The most infamous man I'll say. Like जितने लोग गांधी जी को जानते हैं शायद उतने ही लोग हिटलर को भी जानते हैं. So what is Nazism? ऐसा कोई मुस्लिम नेम ऐसा साउंड होता है ना ये? नहीं. नाजिज्म इज एन आइडियोलॉजी, सोच है. तो ये किसकी सोच है? ये इनकी सोच है, मिस्टर हिटलर की. अब देखेंगे कि एग्जैक्टली ये सोच और ये चैप्टर आपको क्या बताता है. अ वेरी वेल रिटन चैप्टर बाय एनसीईआरटी, एग्जैक्टली लाइक हिंदी मूवीज. वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रहा है, उसके बाद आपका चैप्टर शुरू हो रहा है. देन दे विल टेक यू बैक टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड प्रीवियस टू वर्ल्ड वॉर 1. तो बड़ा ड्रामेटिकली रिटन चैप्टर है विद एन वेरी गुड स्टोरी. But why exactly they want to tell you a story to let you know what had happened in Germany? Because they want to tell you what you are going to learn in the whole chapter. Your hero of this chapter, the protagonist, is Adolf Hitler, or you can say a villain of the whole chapter or the whole world. That's what he's been portrayed as. Herein, we are going to learn about what happened between the World War I and World War II. Now, after the end of World War, how is that we got to know about Hitler? So they say here, because we are talking about World War, let's have a group. So understand, group is just like take it as a gang war. So there are two gangs, gang 1, gang 2. So the names for the gangs are Allies and you have Central Power. So in Ally, you have USA late entry. Please understand, late entry of USA in both the wars, World War I as well as World War II. सबसे लेट एंट्री हुई है. तो वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुई? 1914. इट रीच्ड अप टू 1918. 4 साल तक वॉर चली, फिर खत्म हुई है. 1970 में यूएसए एंटर्ड इन दिस वॉर एंड वाज अ वेरी डिसिसिव एंट्री ऑफ दिस यूएसए बिकॉज दे लेड टू द एंड ऑफ द वॉर. दोनों ही वॉर में उनका बहुत बड़ा रोल है. और कौन है अलाइज में? यू हैव ब्रिटेन, और वी से ग्रेट ब्रिटेन, यू हैव फ्रांस एंड यू हैव रशिया. तो ये एक ग्रुप है. अमेरिका और यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अलाइज. वन मोर थिंग, अलाइज आर कॉमन इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. तो दोनों में आपका एक आंसर बहुत क्लियर हो गया है कि अलाइज जो है ये कंट्री का नाम याद रखिए. वर्ल्ड वॉर 1 में भी सेम है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम है. अब आते हैं दूसरा सेक्शन. तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी गैंग है, वो है सेंट्रल पावर की. सो यू हैव जर्मनी, जिसके बारे में ये चैप्टर ज़्यादातर है. पहली कंट्री वो है, एंड ऑस्ट्रिया हंगरी है. उसके बाद ओटोमन अंपायर और ओटोमन टर्की. तो ये आपके हो गए सेंट्रल पावर. तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 को शुरू हुआ, 1918 को ख़त्म हुआ, इन दोनों सुपर ग्रुप्स के बीच में. नाउ वर्ल्ड वॉर 2 आप याद रखिए. अब वर्ल्ड वॉर 2 में एज आई सेड अलाइज आर सेम. सो व्हाट वाज द सेकंड ग्रुप? द सेकंड ग्रुप वाज एक्सेस पावर. एक्सेस पावर में यू हैव जर्मनी, मतलब एक्सेस पावर में एक कंट्री कॉमन है, वो है जर्मनी. और दूसरी दो कंट्री जो है वो है इटली एंड जापान. ओनली एशियन कंट्री इन वर्ल्ड वॉर, जापान. तो ये आपके दो ग्रुप्स हैं. प्लीज ग्रुप्स याद रखिए, बहुत सिंपल है. एमसीक्यू आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और जस्ट एंड रैंडमली वो लोग किसी ना किसी में एक पार्ट होता है इनका एक्सप्लेनेशन. सो योर चैप्टर्स बिगिंस विद end of World War II. Now you might have heard lot about Nazi and Hitler. If you have not, you might have seen documentaries. But then उसी को सारी documentaries में से जो कुछ आपने देखा है वो सब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे. Now Hitler was determined to make Germany into a mighty power, which he did. And how he did, we are going to learn here. And also he is famous not only for his determination but actually for किलिंग ऑफ ज्यूज. बहुत सारे जो ज्यू है वो एक कैटेगरी है, एक रेस है. उस रेस को एलिमिनेशन के पीछे हिटलर का बहुत बड़ा हाथ है. इफ आई जस्ट गो विद दिस जेंटलमैन, इन्होंने लगभग जितना ज्यूस पे अत्याचार किया है या जितने ज्यूस को मारा है,
शायद ही हिस्ट्री में किसी ने उतने लोगों को मारा होगा. नाउ अंडरस्टैंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिलोंग टू हिज मास किलिंग पार्ट. तो वो पहले से ही मेंटली तैयार रहना है कि हाँ, इनके बारे में किलिंग होगी तो किस किस की होगी, कैसे कैसे होगी, कहाँ कहाँ होगी, बस ऐसे याद रखना. ये कॉन्सेप्ट है. इफ आई एम गोइंग टू किल समवन, obviously a place has to be there, a reason has to be there, and a way has to be there, and three things going to be very important in this chapter. So it begins with a story of this boy. Now he is not an actual boy whose story we are going to talk about. ये बस reference है. So the name of the boy is Helmut. Now he is actually in his bed and listening to his father's conversation with his mother. Now what is this conversation was all about? Now father says that allies will do what we did to crippled and Jews. Father is saying allies will do what we did to crippled and Jews. As a student, I have a question. What exactly he did and who was his father? Now father was a physician and he killed the Jews and crippled in concentration camp. He has a big role. Now allies actually won the First World War and they belong to Central Power, Germany, and everyone now have to pay. So some or the other way there is a compensation through treaties. And what about the people who are in position? They will suffer. So this is what he is talking to his wife and he says, ki, see, we need to commit suicide or let me commit suicide because allies are going to do what we have done to them, especially to crippled and Jews. Now so for next day he took Helmut to the woods. Woods यहाँ पर जो है वो पिकनिक के लिए ले गए जंगल के यहाँ. And then they played happily, they played music, had good food, came back and next day he shot himself. खुद को गोली मार ली. Now Helmut is traumatized, totally traumatized, and for next 9 years he did not had food from his mother. क्यों? डर, fear that mother might poison him. Helmut might have not realized what's happening all around because he never knew what his father is doing for Adolf Hitler, why he has been part of Nazi army and Nazi ideology he is following. So see, Nazi, as I say regularly, I've been saying that it's an ideology, it's an ideology. So what they did was, it's not one act of killing one section of the society or one race in a society. They did lot of things. So it's not just one party, it's an ideology which had so many things in it. जिसमें killing है, फिर political planning है, and propaganda है. तो बहुत कुछ चीज़ें हैं इस ideology में which we are going to learn in this chapter. It's a system. It's a system which has been structurally designed to kill, to eliminate your opposition, to eliminate the people you don't like. And that's what Nazism all about. We are going to see how he actually killed Jews and other races which were present in Germany. And that's the reason why he's been hated all across the world. So to understand in depth, we are going back to 1945, May 1945, early morning. This is where Hitler is in his bunker. And it's morning time where he committed suicide along with his girlfriend Eva Braun and a dog. It's just a fact, it's not a part of your textbook, but then understand what is happening. Early morning of May 1945, he committed suicide along with his right hand, Goebbels, and his whole family. तो सभी लोग सुसाइड कर रहे हैं. ऐसा इतना क्या बड़ा चीज हो गया? It's not the first war. There have been many wars fought and people have lost, countries have lost, kings have lost, but not this kind of ending. Now why? Because they all worried that allies to whom they have surrendered might realize now what the crimes were going behind the scene, behind the war. And this is why they all were committing suicide, including the head of the country. Now, see, when we find out depth about the surrender and then when we go in deep what exactly is happening behind his planning, behind his schools, behind his industries, we get to know how cruel he was. And when I say he is Hitler. Now at the end of the war, International Military Tribunal was set up. Now International Military Tribunal, a place where it was set up was Nuremberg. Now why? It was set up to punish the war criminals.
So whoever have surrendered will go against a trial, and then whoever finds guilty will be punished under this tribunal act. So these were the crime against the humanity done by this gentleman Hitler, and all these crimes against humanity raised a serious moral and ethical question, and the whole world was condemning this man. Even today we do that. I don't know why people glorify him for this act of killing, because it's a lot of action here in his story. It's the way he pulled out the Germany from lot many things. That's why he's been actually praised by a lot of students and young blood. So we are going to see what exactly he has done. But before we get into it, let's have some points what he is infamous for. So deliberately killing large group of people, genocidal war, mass killing, and then when he is killing, the number is not small. And when we are talking about, it's not just one war or one incident. It's just when he was in ruling Germany, when he was in power in Germany, he let these many deaths happen under his control. And how many? Look at the numbers: 6 million Jews, 200,000 gypsies, 70,000 Germans, 1 million Polish, even people of his own country who were mentally unstable, crippled. तो इस बंदे ने जर्मनी में जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ाकू हैं, जो बिल्कुल थोड़े काम नहीं कर पाएंगे किसी फिजिकल डिसफॉर्मेलिटी के वजह से, उनको भी नहीं छोड़ा. विद इन हिज ओन कंट्री, हिज ओन पीपल, ही किल्ड देम ऑल. हाउ? क्वेश्चन याद रखिए. एंड वेयर, ये भी याद रखिए, क्योंकि जब आप कभी भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे, जस्ट टाइप अ वर्ड कॉल्ड concentration camp. Watch some videos. They are very disturbing, to be very honest. But when you see it, you will realize how cruelly they all were killed. ये कुछ ऐसे नहीं है कि within the war he killed all these people. They were killed through proper planning, and that's the planning which we are going to learn ahead. Nazis devised and system of killing these people, taking them to the gas chambers in concentration camp. One of the very famous concentration camp is Auschwitz. Now, if you just type Auschwitz, it's on the border of Poland and Germany. You will realize ki how many people and how exactly he killed these people through stoning them, to making them work so hard that they get tired and they die, without giving them food, putting them into gas chamber. बहुत बुरी जो कुछ आप सोच सकते हो ना कि जिस हिसाब से ये मार सकते थे, इन्होंने रिसर्च के लिए यूज्ड पीपल, खुद के ज्यूस को, पॉलिश को, बिकॉज ही कंसिडर पॉलिश रशियंस एज सब ह्यूमन. मतलब आप ह्यूमन भी नहीं हो. और ज्यूस तो ही हेटेड देम मोस्ट. रीजंस वी विल फाइंड आउट एज वी गो अहेड. नाउ व्हेन दिस न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल केम अप, दे स्टार्टेड सेंटेंसिंग पीपल टू penalties. Now, if I am arrested or I have surrendered, this is after the surrender of the Germany in World War II. Now, they'll punish me according to the crimes I have done or committed. In the same crime, Helmut's father was worried about, and he killed himself. Now, the punishment was nothing short of death or lifetime imprisonment. Now, Allies did not want it to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. Now, see, this chapter is talking about the end of Second World War. But now here they believe that after the World War I, again Germany had suffered. So they did not want it to repeat the similar situation after World War II. So थोड़े cautious थे ये Allies. Now, everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of First World War. Now, this statement simply says, I'll go back to World War I. Now, story turns around. कि ये हुआ क्यों ये सारा चीज़ें? जर्मनी हार कैसे गई? उससे पहले क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हुई? तो उससे पहले क्वेश्चन आता है कि उससे पहले क्या हुआ? So, end of the war, World War II, now they'll take back you to the World War I. As I said कि World War I, again, same two groups, Allies. But then here you don't have excess power. Here you have central power. And Allies are same. USA, late entry. Then you have UK, United Kingdom or Great Britain, France, Russia. Now here in central power, Germany as the common country, central power as well as in excess power. Then Ottoman Turkey and Austrian Habsburg. ये लोग group हैं, जो group war. Now we are on First World War. So again 1914 to 1918 and
हु इज डिफीटेड? जर्मनी। यहां पर भी जर्मनी डिफीटेड। नाउ व्हेन जर्मनी इज डिफीटेड, अब होगा क्या? आप याद रखिए, वेन एवर यू आर डिफीटेड देयर इज अ ट्रीटी, यानी एग्रीमेंट सा साइन होता है कि भाई वॉर नहीं करेंगे, ऑन द वन हु हैज लॉस्ट द वॉर हैव टू पे सम कॉम्पेंसेशन, तो कॉम्पेंसेशन की बात करेंगे। नाउ सी, all joined this war enthusiastically, all means everyone, allies and access, and they all were thinking कि बस जल्दी से जीत मिल जाए and then we can sign treaty and gain some benefit out of it. Remember guys, war में चाहे कोई जीते, हार सभी की होती है, whether you are a winner or a loser, आप हारोगे ही। some or the other sense you are losing lot of life and economical loss बहुत बड़ा होता है। तो वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ और ज़्यादा नंबर पे हुआ। नाउ व्हेन द वॉर स्टार्टेड एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, एक महीने में ख़त्म हो जाएगी, और ये लड़ाई चलती रही फॉर नेक्स्ट 4 years। अभी 4 साल कैसे हो गए? बिकॉज आफ्टर एन ईयर एंड सो एवरीबडी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बस अगर हम वॉर हार गए देन वी विल बी penalized in such a way that it might be very difficult economically and socially to come up and be a strong country like European powers, और सारे के सारे इंडस्ट्रियल पावर हैं, तो किसी को भी हार मंजूर नहीं थी, और उस नामंजूरी में यू रीच्ड अप टू 4 years। फाइनली कहीं ना कहीं यू हैव टू क्रैक डाउन, आप टूट ही जाते हो एंड देन यू लूज द वॉर। तो जर्मनी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। When the war started, Germany started making fast moves and conquering the countries. और सबसे बड़ी कंट्री, they were able to defeat France in no time, and then they reached Belgium. तो initial gains were done by Germany and they were going very strong. Allies strengthened when USA entered in 1917. तो 1917 में USA की एंट्री हुई। USA की एंट्री हुई तो अलाइज बहुत पावरफुल हो गए, एंड इल फेट ऑफ Germany, they lost the war. Germany is under the rule of a king now. ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, they were under the rule of the king. Now National Assembly met at Weimar and established a democratic structure. अब ये अचानक से चीज़ क्या हो गई? See, I'm saying Germany was under the rule of a king. What happened after the war? King fled. King देश छोड़ के चला गया। अब कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कोई राजा नहीं है टू टेक केयर ऑफ द पॉलिटिकल सिनारियो। वॉर हार चुके हैं, बट यू नो ना, इवन इफ देयर आर किंग, एक सोशल स्ट्रक्चर, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमेशा बनते रहता है। तो उस वक्त वीमर एक जगह है जहां पर नेशनल असेंबली, ना एवरीवेयर इन यूरोप यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड नेशनल असेंबली, लिबरल्स, they join hands together, they try to come up and form up a democratic form of government. So they are the same people, they met and they decided that they will have a democratic form of government. पर अगर आप गवर्नमेंट बनाओगे तो ब्लेम आपको ही लेना पड़ेगा। एक लॉजिक सी बात है, राजा चला गया है, आप गवर्नमेंट बनाओगे तो जो हारे हो वॉर उसका कॉम्पेंसेशन, जो कुछ ट्रीटी है उसमें आप सबसे मेन फेस रहोगे। सो वीमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क, क्योंकि राजा थे वो तो चले गए, led to the shift of power and coming of a form of government, we call it as Weimar Republic. Weimar जगह का नाम है। when we say republic it means they are coming up with a democratic form of government. अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये गवर्नमेंट किसकी है। Now see, one word एक क्वेश्चन आ सकता है, Reichstag. Reichstag is nothing but a German parliament. जैसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो ये अपनी जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है जहाँ पे इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं उसे ये Reichstag कहते हैं। और ये फॉर्म कैसे हुई है? इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। सबसे अच्छी चीज जो कि फ्रांस में नहीं थी, बट जर्मनी ने वुमेन्स को भी राइट टू वोट दिया, और उसके बाद इन्होंने ये पार्लियामेंट बनाई। सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथलिक, ये प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं किसके? वीमर के। अब पार्लियामेंट बन चुकी है, बट वीमर रिपब्लिक वॉज नॉट लाइक्ड बाय मेनी। Reason was you formed a government in a very tough time. Circumstances were very difficult for this government because ये democracy है, पहली बार आई है, और वो भी war end होने पर, जब जर्मनी बहुत लॉस में है और उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साई याद रखिए, ये पूरा बेस है आपके चैप्टर का। आपसे कोई भी कभी भी कोई पूछे कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने का रीज़न क्या है, इट्स जस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई है फ्रांस में, ये वही है पैलेस ऑफ वर्साई, लुई 16
फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिल्कुल वही जगह। तो ट्रीटी साइन होती है जर्मनी के बीच में और अलाइज के बीच में। ट्रीटी बहुत हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग है, प्लीज यूज दिस वर्ड, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग, तभी वो पेन होगा ना आपको समझने के लिए। नाउ आई हैव अ डिफरेंट वे टू रिमेंबर दिस ट्रीटी। I don't go with the statement, I just remember the number. So when I remember the number, answer becomes very easy, and I'm very poor at maths. So what I do is I always start with the smallest digit. तो पूरे पैराग्राफ जब मैं पढ़ूंगा I'll just find out certain digits. अब वो डिजिट मैं कैसे लिखता हूँ और मैं कैसे याद रखता हूँ, आप भी वो कोशिश कर सकते हैं। तो I'll remember that first and foremost thing, सबसे छोटा नंबर जो इसमें आएगा वो आएगा 6। देन एक उससे बड़ा नंबर आएगा 10, उससे बड़ा नंबर आएगा 13, देन बिग नंबर विल बी देयर 75 एंड 26। तो सीक्वेंस हो गया 6, 10, 13, 26 और 75। सो 6, 10, 13, 26 एंड 75। आई जस्ट जॉट डाउन, कितने हो गए 5। आई जस्ट राइट डाउन व्हाट इज दिस 6। सो 6 बिलियन पाउंड इज द वॉर कॉम्पेंसेशन जर्मनी हैज टू पे। आप जर्मनी हो, मैं अलाइज हूं, ट्रीटी आपके साथ साइन हो रही है, 6 बिलियन पाउंड मुझे बने। पाउंड याद रखना, एक कॉमन मिस्टेक विच एवरीवन डज, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट डज इज दे राइट डॉलर, क्योंकि यूएसए का एंट्री है ना, सबके दिमाग में वो यूएसए रहता है, बट इट्स 6 बिलियन पाउंड। अब दूसरा नंबर क्या था, दूसरा था नंबर 10। सो जर्मनी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। व्हेन आई से वर्ड लॉस्ट, ये नहीं कि वो खो गए जंगलों में, जस्ट वो वॉर लॉस है, मारे गए सैनिक एंड सिविलियंस। What's the next number? 13. Germany also lost 13% of its territories. Germany एक imperial country है, conquest थे, colonies थी, they lost 13% of the territory. मतलब जो भी उनकी एरिया है उसका 13% टुकड़ा जा चुका है। और ये लिया किसने सब? ये सब लिया है अलाइज ने, स्पेशली फ्रांस ने, जो कि नेबर है जर्मनी का। अब आते हैं 75% और 26% क्या है। सी 26% of the coal and 75% of the iron went up to France, Denmark and Lithuania as well as Poland. Please remember, even if you don't remember these names, it's okay. You just write allies. आपका आंसर absolutely right है. So this makes my answer very easy and easy to remember and write also. You will get full marks. अब वॉर कॉम्पेंसेशन है, वो नंबर याद रखिए, और फाइनली कितने चीज़ें किस किस को गई हैं। एक क्वेश्चन है, when you are losing 26% of the coal and 75% of the iron, how would you run your industries? Because industries are running only on these two things, coal and iron. वो सारी चीज़ें ले ली हैं। जब आप ये दिमाग में रखोगे क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज जो जर्मनी के होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगी। और एक बड़ी चीज़, जर्मनी वॉज डीमिलिटरलाइज्ड। व्हेन आई एम सेइंग डीमिलिटरलाइज्ड, तो मेरा जो सोल्जर्स का नंबर है उसको कम कर दिया। व्हाट आई रिमेंबर इज दे सेड ओनली 1 लाख सोल्जर्स आर अलाउड। 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं एक्सपांड करोगे अपनी मिलिट्री को, और बस वॉर कॉम्पेंसेशन आपको भरना है। और एक चीज़ और है, दिस 6 बिलियन पाउंड जो कॉम्पेंसेशन है वो बिलियंस में पे होगा, गोल्ड एंड सिल्वर, नॉट इन करेंसी। तो ये एक बड़ा चीज़ है जो ध्यान में रखोगे, आपको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी टॉपिक कवर होगी। नाउ अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसर्च रिच राइनलैंड। ये राइनलैंड जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ये मिनरल्स भी उन्होंने ले लिया। देखिए ना, कोल आयरन चला गया, तो ये वही एरिया है राइनलैंड। अब मैं अगर जर्मनी हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जर्मनी हो, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, एक्चुअली मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो कुछ था वो भी वो ले गए। तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी होगी वो आप ध्यान रखना, और इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आपकी खराब हुई तो पॉलिटिकल सिनारियो बदलेगा, सोशल स्टेटस चेंजेस आएंगे। प्लीज ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो आपको फ्लो बहुत अच्छे से आएगा चैप्टर का और सारी चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी ना। हर किसी ने विद इन द जर्मनी दे स्टार्टेड ब्लेमिंग वीमर दैट बिकॉज ऑफ यू we lost this war, because of you we signed this treaty. And to be very honest, a third eye view, see, when you are signing a treaty there has to be some negotiations to be done. We don't know how much Weimar tried, but then अगर negotiations के बाद ये treaty sign हुई है, then there is no other word apart from harsh and absolute humiliating treaty. तो treaty of Versailles के जो responsibility थी वो सब किसके ऊपर डाल दी, वीमर के ऊपर डाल दी, और इन लोगों को चिढ़ाने लगे लोग एज ए नवंबर क्रिमिनल्स। तो जो वीमर रिपब्लिक है उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स बोल के लोग चिढ़ाने लगे। क्यों?
treaty was signed in November. Why Weimar Republic? Simple. Nobody is going to ask you, but please remember. Now, as I said, economical चीज़ें बदलेंगी और social structure बदलेगा. तो एक topic देखिए क्या? The effect of the war. Even if I don't read these things and the textbook, I simply try to answer कि what are the effects of the war? आप खड़े हो गए, you will start answering. And whatever you answer is 110% right. I'm telling you seriously, whatever you say is right. But then what I'll do is, I'll put it how they want. So there are only two effects of the war. One is psychological, the other one is financial. पैसा और सोच, ये दो ही असर हैं. अब पैसा कैसे? War है boss, you are going war for 4 years. You are utilizing resources. You have to pay salary and then the expenditure on everything. It will cost heavy. अगर वॉर कॉम्पेंसेशन 6 बिलियन पाउंड है तो यू कैन इमेजिन कि कितना खर्च हो चुका था. सो ये आपका हो गया फाइनेंशियल वाला चीज़ें कि आपके हर जगह व्हेन देयर इज वॉर, यू नो, कैन यू डू एग्रीकल्चर? कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते हो ना, पॉसिबल ही नहीं है. एग्रीकल्चर कैसे करोगे? प्लेन्स हैं, वॉर चल रही है. और ये वॉर वो नहीं है बेटा जो हम हिंदी मूवीज़ में देखते हैं, इंडिया में देखते थे कि सुबह शुरू होगी, शाम को एक शंख बजेगा और फिर वॉर रुक जाएगी. No, this is 24/7. So they are fighting all across the day. अब ऐसा तो नहीं एज अ किसान मैं बोलूँगा कि टाइम प्लीज मुझे खेती करने दो, उसके बाद बॉम्ब डालना पॉसिबल ही नहीं है. फिर जब बॉम्ब गिरेंगे, व्हेन देयर इज अ बॉम्बार्डमेंट, डू यू थिंक दैट एरिया, दैट सॉइल जोग्राफिकली इज कंड्यूसिव टू प्रोड्यूस क्रॉप? नहीं है. पूरा लैंड डिग्रेडेशन. तो सब कुछ इकोनॉमी में आता है. आप उस हिसाब से सोच लीजिए. इतनी लंबी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है. नाउ सी अंडरस्टैंड दिस रिपब्लिक. नाउ विच रिपब्लिक वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट वीमर रिपब्लिक, हु आर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स. नाउ व्हाट दे डिड, ऑलरेडी जर्मनी वाज क्रिपल्ड फाइनेंशियली, कॉम्पेंसेशन बहुत बड़ा नंबर था. तो अब सबसे बड़ा इंपैक्ट आ जाता है कि सोशली हाउ पीपल आर टेकिंग अप द थिंग्स. Now they started blaming the government. They started blaming democratic form of government. ये एक बहुत important point है. If they are blaming democratic form of government, then what is the form of government they might like? क्योंकि हमेशा political science में I have asked you कि if people don't like monarchy, if people don't like dictatorship, what is the form of government they want? They want republic. But यहाँ पे केस बिल्कुल उल्टा है. सिनारियो एकदम बदल गया है. They don't like Weimar Republic because they are the one because of which this harsh and humiliating treaty was signed. और इसीलिए they are called as November criminals, which we discussed. Now this mindset of people changed, especially in 1930s. Why? Because they all felt that military, if you have a strong military, then everything is going in your way. So mentally they were prepared कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के लिए यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग आयरन हार्टेड मस्कुलिन मैन. ये इनकी मेंटेलिटी है. तो मजबूत कंधे और आयरन हार्टेड मतलब बिल्कुल पत्थर दिल, ऐसे लोग हमें चाहिए. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियंस. नाउ व्हेन आई रीड दिस स्टेटमेंट, इट डजंट मीन एक्चुअली कि दही अंडी एक के ऊपर एक नहीं खड़े हैं. ये when I am saying above the civilians means respect and honor to the soldiers were given more than a common civilian. अगर मैं सिविलियन हूँ तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा था जितना कि एक सोल्जर को दिया जा रहा था. और वो क्यों? बिकॉज दे आर गार्डिंग आर बॉर्डर. Politicians and publicists laid great stress on the need of men to be aggressive, strong and masculine, as I said. अगर आपको मिलिट्री अच्छी चाहिए तो आपको वैसे लोग चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस मेंटालिटी इज कमिंग अक्रॉस. बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू द ट्रेंच लाइफ विच दे वर ग्लोरीफाइंग वॉज नॉट एज सच दे पोर्ट्रेड. ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच होता है वो बेटा जो खड्डे बनाते हैं जिनमें वो बैठ के लड़ते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेंच लाइफ. what was happening in trenches? My ranks are reducing. Now when I am saying my ranks are reducing, इसका मतलब ये नहीं मैं 3 स्टार ऑफिसर हूँ तो मेरा 1 स्टार किसी ने निकाल लिया. My ranks are reducing means my number is going down. If I have 100 men fighting with me because of enemy shelling, bombardment, I'm losing my men. और देखिए, if my men are dying, do you think I'll be actually placing their bodies somewhere else? No. So bodies are there lying, decaying, and rats are feeding on their corpse. तो कैसा लगेगा कि आपके साथ आपका
दोस्त या फिर आपके साथी मर रहे हैं, उनकी लाशों को चूहे खा रहे हैं. इट वॉज अ वेरी टफ लाइफ. बट ये सिविलियंस को नहीं पता था. सिविलियंस को बस इतना था कि हाँ, सोल्जर्स आर एवरीथिंग. Now, aggressive war propaganda and national honor occupied the center of all discussion. And this was happening all across the Europe. See, we are talking about at the end of World War I, where you have been humiliatingly defeated. Both the ends, treaty as well as on the field. तो सब propaganda यही था कि aggressive war, just win the war, that's it. It's just like match, cricket match or soccer match. You don't want to lose. ये बिल्कुल वैसी वाली mentality इनकी हो गई. They faced poisonous gas, enemy shelling, and saw their rank reducing. Who are they? Soldiers. But this was not portrayed. What was portrayed was they are the guardian. They are the people who have the honor. They are the one who are the above civilian or who are better than common people. Now, democracy being very new to Europe, it was fragile, and especially this infant Weimar. अभी गवर्नमेंट बनी है, आते ही ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी. अब ट्रीटी साइन कर दी और वो भी इतनी ज़बरदस्त वाली ट्रीटी, तो लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया. ये स्टेटमेंट मैं 3 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आगे जाके जब टॉपिक आएगी यू विल रियलाइज व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई पीपल हेटेड वीमर रिपब्लिक, व्हाई वीमर रिपब्लिक वॉज नॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट. प्लीज हैव दीज आंसर्स रेडी. बट बिफोर दैट देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स नीड टू बी कवर्ड. बाय दैट टाइम यू कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग. आई विल सी यू सून. Hello student, welcome back to the post-war scenario in Germany. The chapter is Nazism, the rise of Hitler. Third chapter. So let's go ahead and see the topic. Political radicalism and economic crisis. Economical crisis पैसे से related. थोड़ी देर पहले ही बात किया कि war होगा तो आपके condition क्या होंगे. And also remember what did I said, you are Germany. अगर आप अपने आप को German समझ के रखोगे तो ये बहुत जल्दी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा. Only topic which you need to understand in little better way, which is different from what you have learned, is political radicalism. मतलब कुछ बड़ा changes और sudden changes, radicalism. So Weimar Republic is what? A democratic form of government. So when democratic form of government was coming up, during the same time there was a good opposition and a strong opposition based on the ideology of Bolshevik party or Bolshevik revolution in Russia. Here in Germany, Soviets of workers and sailors started coming up across the different cities. ये सोवियत का मतलब होता है ग्रुप. तो ये टॉपिक पर बस इतना सा याद रखिए कि बोल्शेविक आइडियोलॉजी के बेसिस पे यू स्टार्टेड गेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस एवरीवेयर इन जर्मनी. और उनका डिमांड भी यही था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं. तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन जर्मनी, इन बर्लिन स्पेशली, दैट्स द कैपिटल, चार्ज विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. मतलब जो गवर्नमेंट रशिया में है वैसी गवर्नमेंट चाहिए, ना कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए. और व्हाट वीमर रिपब्लिक वांट, दे वांट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. रिपब्लिक वर्ड यूज करूंगा मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो दोनों के बीच क्या होगा? तो दोनों के बीच लड़ाई, वॉर. और वॉर में कोई एक जीतेगा. आंसर मुझे पहले ही मिल गया है, क्योंकि चैप्टर मैंने शुरू कहां से किया था? वीमर रिपब्लिक. तो कौन जीता? वीमर रिपब्लिक. How? Weimar Republic crushed this uprising which was led by the Soviet, the Spartacus League, with the help of war veterans. ये war veterans को they used to call free corps. जो war veteran मतलब World War I में इन्होंने participate किया है, aged हैं but बहुत ज़्यादा experienced हैं. तो इन्होंने हरा दिया किसको? Spartacus League को. Spartacus League वही है जो बोल्शेविक आइडियोलॉजी के ऊपर बनी हुई गवर्नमेंट है या फिर पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सोवियट्स मतलब ग्रुप्स हैं. अब कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों ही एक दूसरे के एनिमी हैं. इनमें से कम्युनिस्ट कौन है? स्पार्टकस लीग है, रशिया. वैसे याद रखिए आप. नाउ बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन. दोनों के दोनों को एकदम सडन चेंज चाहिए और बड़ा चेंज चाहिए. देखिए जब भी वर्ड यूज होगा रेडिकल, दे वांट सडन चेंज. बट ये सडन चेंज इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हार्डशिप. एंड व्हाई? आई जस्ट टेक अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन. हाउ मच इज द कॉम्पेंसेशन जर्मनी इज पेइंग? 6 बिलियन पाउंड एंड इन बुलियंस, गोल्ड एंड सिल्वर. आप जर्मनी हो, एज आई सेड, आप अपना सारा खजाना जो है दूसरे को दे रहे हो, तो आपके पास क्या है? कुछ नहीं. फाइनली
और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, आपके जले पे नमक छिड़कना। वो ये है कि माई कोल एंड माई आयरन इज ऑल्सो नॉट विद मी, माई रिसोर्स रिच एरिया इज बीन ऑक्यूपाइड बाय माई एनिमी। तो मेरी तो इंडस्ट्रीज भी नहीं चलेंगी, तो मेरी कंट्री में तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो ना प्रोडक्शन है तो कंजम्पशन भी नहीं है। और इकोनॉमी का क्या बेस है? कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, आप इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नाउ दे आर सेइंग पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन was highlighted or heightened by this economic crisis of 1923. Now this is not Great Depression, it's before Great Depression. So 1923 Germany was paying the compensation through gold and silver and this depleted their resource. जब सारा रिसोर्स खत्म हो रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का, तो आपके कंट्री में कुछ भी नहीं है आपके करेंसी की वैल्यू को स्ट्रांग रखने के लिए। प्रोडक्शन तो हो भी नहीं रहा है, इंडस्ट्रीज आपकी डिक्लाइन है और ऑलमोस्ट ना के बराबर है। 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, वॉर खत्म हो चुकी थी, काफ़ी सारे पैसे जा चुके थे एंड दे रियलाइज कि बॉस हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम दें क्या। दे रिफ्यूज्ड, देन द रिएक्शन केम, ट्रीटी साइन हो चुकी है। तो फ्रांस ने रूर, ये कोल रीजन है, ये ऑक्यूपाई कर लिया। क्योंकि मैंने कह दिया ना कि बॉस मैं आपको पे नहीं करूंगा, बिल्कुल बैंक वाला सिस्टम है, मैंने लोन ले लिया और फिर मैं लोन पे नहीं करूंगा, तो अगर मैंने कार ली है लोन पे या घर लिया तो वो बैंक ले लेगा। उस हिसाब से फ्रांस ने रूर, जो कोल रिच एरिया थी, वो ले ली। तो मेरा जो कोल था 26% वाला, अब वो पूरा ही चला गया, तो मेरी इंडस्ट्री जो थी वो भी बंद हो जाएंगी। इमेजिन क्या सिचुएशन आपकी बन रही है, तभी आपके हीरो की एंट्री अच्छी होगी। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस, काफ़ी कोशिश की कि इससे हम बाहर आ जाएं। और कैसे? दे स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसीज। तो मतलब आप घर बैठे अपनी करेंसी प्रिंट कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू होगी? आई थिंक ज़ीरो, कोई वैल्यू नहीं होगी। और वही आप यहाँ पे देखने वाले हो, क्योंकि हर जगह पेपर का पैसा, घर घर, ऑफिस ऑफिस और दुकान दुकान, हर जगह वही है। जर्मन करेंसी को कहते हैं मार्क, जो हमें ज़्यादा लाने हैं। यहाँ पर वो मार्क की वैल्यू बहुत ड्रास्टिक गिर गई एंड वी आर कंपेयरिंग इट विद व्हाट? यूएस डॉलर। तो वैल्यू देखिए क्या है, ये अप्रैल है, अप्रैल में यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। ना ये मार्क्स जर्मन करेंसी। जुलाई इट वॉज 3,53,000। कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने बाद ही, मतलब चौथे महीने में इतना ड्रास्टिक जंप। एक महीने बाद ही अगस्त में वो 46,21,000 हो गया। अब इतना बड़ा नंबर बोलने से अच्छा मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं कि बाय द टाइम ऑफ दिसंबर 1 यूएस डॉलर वॉज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट अबाउट $1 ट्रिलियन। आपको पता है कंट्रीज की जीडीपी आज भी ट्रिलियन नहीं है। ये कह रहे हैं कि 1 यूएसए डॉलर अगर मैं जर्मनी लेके आऊंगा तो फिर वो 1 ट्रिलियन के बराबर होगा। और आपको बहुत आसान सी बात मैं बता दूं कि अगर आपको एक पेंसिल खरीदनी है तो आपको ट्रक, बड़ा वाला कंटेनर, वो भर के पैसे लेके जाने पड़ेंगे, तब आप जाके वो खरीद पाओगे। दिस वॉज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, द प्राइजेस ऑफ गुड्स सोर्ड। जैसे ये करेंसी गिरी, हर चीज़ महंगी हो गई। महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन, जब महंगाई लिमिट से बाहर हो जाए उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसा ही कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है, सबसिस्टेंस क्राइसिस। प्लीज़ रिमेंबर, थोड़ा बहुत सेम है। अब आते हैं आगे हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कार्ट लोड ऑफ मनी विल बाय यू ओनली अ चॉकलेट और अ लोफ ऑफ अ ब्रेड, मतलब एक ब्रेड आपको पूरी गाड़ी भर के जितने पैसे ले जाओगे तब जाके मिलेंगे। ऑब्वियसली द वर्ल्ड विल स्टार्ट सिंपथाइजिंग, क्योंकि बॉस कंट्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग नहीं बच पाएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है। नाउ सीइंग दिस कंडीशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, अमेरिका केम आउट टू बेल जर्मनी थ्रू डॉस प्लान। ये डॉस प्लान जो है बहुत सिंपल है। आई विल बी गिविंग यू शॉर्ट टर्म लोन्स एंड देन यू हैव टू रीपे देम टू मी वंस योर इंडस्ट्री स्टार्ट वर्किंग। Once you have settled down your industries and economy start growing, you start repaying to me. This was DOS plan. But this was not enough, or it was just a short-term goal.
situation is going to be little more tough. How tough and how much difficult? Please wait. By the time, keep revising. See you soon. Hello students, welcome to class 9th and our chapter Nazism, the rise of Hitler. Moving ahead, we have already seen what was the condition of Germany. So the topic is the years of Great Depression. Now when I talk about the depression, this is not the one which we use in medical term. It's an economical depression. तो अब ये कैसे होगा आप समझ ही सकते हो. But I'll give you a good explanation about this. Let's see what happened. See, Dawes Plan was introduced. That means America was giving short-term loans to Germany. अब उस लोन से there was some stability and recovery. So from 1924 to 1928, there was some stability. But then they used a right word. It was built on sand. रेत पे बना हुआ इकोनॉमी है, कभी भी ढल जाएगा, और ऐसा ही हुआ. But then see, understand, this directly did not happen in Germany. It happened somewhere in America. That somewhere place is Wall Street. So they are saying Wall Street crashed. On which date? Remember the date. 24th October. 13 million shares were sold in one single day. पूरी मार्केट केम डाउन. तो इन्वेस्टमेंट यूएसए में कुछ भी नहीं है. अब अगर अमेरिका जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है जर्मनी को, उसकी मार्केट गिर जाएगी, तो सोचिए कि जर्मनी की क्या हाल होंगे. एंड दिस वाज नोन एज द इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन. अब एक एग्जांपल सा देता हूं ये चीज आपको समझने के लिए. आप मान लीजिए कि मैं भिखारी हूं और मैं बैठा हूं और हर रोज आप मेरे सामने से जाते हो, आप मुझे 10 रुपए देके जाते हो. सो आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. सो थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर मी. पर एक दिन मैं देखता हूं कि आप मेरे बगल में बैठे हो, तो लुक व्हाट वुड बी माय कंडीशन. दैट वाज जर्मनी, टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका विद द शॉर्ट टर्म लोन्स एंड ऑल. बट देन देयर बैड लक, a great depression hit them. Wall Street crashed, no investment, people sold all their shares, and then there was no money with America, so they discontinued that support. Now when the support was removed, you can imagine what will happen in Germany. So from 1929 to 1932, America's national income fell. तो पहले हम देखेंगे कि इम्पैक्ट अमेरिका पे क्या हुआ, और फिर उसका बड़ा इंपैक्ट आप जर्मनी पे आराम से गेस कर सकते हो, और वही आंसर होगा 100%. फैक्ट्री शटडाउन. बॉस, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो फैक्ट्रीज बंद होंगे, फैक्ट्रीज बंद होंगे, एक्सपोर्ट गिरेगा, फार्मर्स जो हैं वो बहुत कम अर्न करेंगे, और फार्मर कम अर्न करेंगे तो फिर परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी. और यही एक रीज़न होता है कि ग्रेट डिप्रेशन आता है. The effect of this recession in US economy was felt worldwide. डिप्रेशन यहाँ आया है अमेरिका में, बट वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है, बिकॉज ये बहुत ही रिच कंट्री थी और आज भी है, एंड दे यूज टू गिव लोन टू मेनी कंट्रीज. और जर्मनी तो टोटल अमेरिका पर डिपेंडेंट है. अब यहाँ अगर इनके हालात खराब हैं तो आप सोच लीजिए कि जर्मनी में क्या इम्पैक्ट होगा. कुछ डिफरेंस नहीं है. इन्हीं चीज़ों को आप याद रखिए. योर आंसर इज ऑल सेट, बट लिटिल मोर डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इंपैक्ट जो है वो जर्मनी पे बहुत ज्यादा हुआ है. लेट्स सी. सो जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट. और वो कैसे होगा? तो जितनी फैक्ट्री हैं वो भी शट डाउन हो गई. सो दे आर सेइंग बाय 1932 40% ऑफ द इंडस्ट्रीज शट डाउन. थी बहुत कम, 40% बची हैं. Now they are saying reduce to 40%, 60% डिक्लाइन है. इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है, पहले से ही बहुत कम है. यहाँ पे आपको परसेंट में बोल रहे हैं, बट अगर नंबर में बोला जाए तो बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी. अब इंडस्ट्रीज अगर बंद होंगी तो नेक्स्ट चीज़ क्या है सोचिए. इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो लोग जॉबलेस होंगे. लुक हाउ मेनी पीपल लॉस्ट द जॉब. दे आर सेइंग हियर ऑलमोस्ट 6 million people lost the job. See, imagine it's 1932, 6 million टोटल वर्कफोर्स जर्मनी का होगा ही कितना, और उसमें से अगर 6 million जॉबलेस है, मेरे हिसाब तो ऑलमोस्ट एवरीवन जॉबलेस है. अगर आप जॉबलेस रहोगे तो फिर इम्पैक्ट आप पर क्या होगा. थिंक इन दैट वे. सो बट ऑब्वियस एवरीवन इज स्ट्रेस्ड आउट, दे ऑल वांट जॉब. तो जर्मनी में एक चीज़ होने लगी जो होता है ना कि प्लाई कार्ड लेके लोग खड़े हो जाते हैं, एंड दे वर आस्किंग फॉर जॉब. सो दे वर putting these cards around their neck and saying willing to do any work, so that कुछ भी मिल जाए. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बहुत लंबी लाइन लग जाती, so that कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए.
इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट कैसे करेंगे, वो जो है गवर्नमेंट का लुकआउट है। बट देन लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। रिमेंबर गवर्नमेंट यहाँ पे कौन सी है, वीमर रिपब्लिक है, क्योंकि आगे वो रिलेटेड होगी इस टॉपिक से और अच्छी तरीके से कुछ और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब जब जॉब नहीं है और वी आर यूथ, वी आर जॉबलेस, वी आर सिटिंग, जैसे हम बैठते हैं ना कोने में दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करें, पर कितने दिन, you know that your father is jobless, your uncle is jobless, your mom is jobless, you are jobless, you have to do something for the family. What's the easiest way out for the youth if they get frustrated? They'll get into criminal activities. और जर्मनी में ये चीज़ कॉमन सी हो गई, क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट अराउंड एवरीवेयर। सो जो मिडिल क्लास हैं, स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं और जो पेंशन पे हैं, दे सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिशिंग, खत्म हो रही है सेविंग्स, जो भी सैलरी है जो आपने बचत रखी है वो खत्म होगी। तो एक डर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एंड दैट फियर दैट यू माइट बी रिड्यूस्ड टू द वर्किंग क्लास वाज नोन एज प्रोलेटराइजेशन। नाउ ये आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं डेफिनेशन, या व्हाई दिस फियर वाज देयर इन द पीपल कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। ये विद इन अ टॉपिक जो ग्रेट डिप्रेशन है, यू विल हैव एवरी पैराग्राफ एज अ क्वेश्चन, अ सेपरेट क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नाउ The organized workers could manage to keep their heads above the water. Now यहाँ पे ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, लिटरेरी स्टेटमेंट है। They are just saying जिसने बहुत कुछ ऑर्गेनाइज रखा था, सेविंग्स रखी थी, इन्वेस्टमेंट थे, they were able to survive. See, it's a year of great depression. That doesn't mean कि everyone died. आप हमेशा याद रखिए, वॉर वॉज देयर फॉर 4 years। उसका मतलब ये नहीं था कि पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। हाँ, इम्पैक्ट, असर बहुत बुरा था सभी पर नॉट एवरीथिंग गोज टू ड्रेन। यहां पर भी वही है, पीपल वर एबल टू सर्वाइव इफ दे हैव प्लान्ड एंड इन्वेस्टेड प्रॉपरली एंड नाइसली। नाउ लार्ज मासेस ऑफ पीसेंट्री वर अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइजेस। ये ज्यादातर आपके डिप्रेशन की शुरुआत होती है। नाउ यू आर अ फार्मर, आप कल्टीवेट करते हो, आपकी बहुत ईल्ड होती है। जब मार्केट में ईल्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके प्राइजेस गिर जाएंगे। प्राइजेस गिर जाएंगे तो व्हेन यू गो एंड सेल दैट थिंग, यू विल नॉट गेट द अमाउंट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया है वो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। देन यू विल बी वेरी केयरफुल इन स्पेंडिंग दी मनी। आप कोई चीज़ मार्केट में बाजार से जाके खरीदोगे नहीं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जब कोई चीज़ खरीदोगे नहीं तो कोई चीज़ बिकेगी नहीं। जब चीज़ें बिकेंगे नहीं तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उस कंपनी की वैल्यू रिड्यूस होगी। वैल्यू रिड्यूस होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा कंपनी में। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर प्रोडक्शन स्लो करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो आपको वर्कर्स को जॉब से निकालना पड़ेगा। जब वर्कर्स को जॉब से निकाल दोगे तो उनके पास सैलरी नहीं होगी। जब उनके पास सैलरी नहीं होगी तो वो खरीदेंगे क्या? फिर से चेंज शुरू हो जाएगी। दिस इज योर ग्रेट डिप्रेशन। शुरुआत ऐसे ही होती है और जर्मनी और अमेरिका में बिल्कुल यही हो रहा था। सारी दुनिया पे इसका इंपैक्ट रहा। सो मूविंग अहेड, देयर आर सम टॉपिक्स अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दैट गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट इज वीमर रिपब्लिक, एंड दे आर सेइंग कि वीमर रिपब्लिक वाज पॉलिटिकली फ्रेजाइल। इकोनॉमिकली वीमर hasn't done anything good, because that's the reason why the Great Depression came. They were not able to do anything good to bail out Germany. But politically भी उनमें प्रॉब्लम है, तो they'll ask you कि why Weimar Republic was considered as a fragile government. तो आप ध्यान रखिए कि आपको पॉइंट्स क्या लिखने हैं। Always understand, have something what you don't know in your mind, and that's the reason you can put those points and can elaborate them. तो यहाँ पर इशू इतना सा ही है इस गवर्नमेंट का, Article 48 and proportional representation. If I am jotting down an answer, I will simply write there was a problem in Weimar Republic. Why the government was fragile? Because of 2 drawbacks. Inheritance defect we call them. Inheritance मतलब जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से इसमें ये प्रॉब्लम था, पैदा होते ही इसमें ये इश्यूज थे। तो पहला इशू क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट इशू इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सेकेंड इशू इज आर्टिकल 48। फिर आप एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सी, वीमर इज अ रिपब्लिक गवर्नमेंट, सो डोंट यू थिंक देयर विल बी सो मेनी पार्टीज। यहां पे एक वर्ड और याद रखिए जो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, वो होता है जब भी मेजॉरिटी ना मिले देन 2 or more parties come together to form government. What do we call it? Coalition government.
तो ये कोलिशन है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टी एंड द मेंबर ऑफ द पार्टी, दे यूज टू फॉर्म गवर्नमेंट, दे वर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इफ यू हैव सच अ बिग कोलिशन, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है थोड़ी वीक होगी ही, डिसीजन मेकिंग विल बी डिफिकल्ट। ये सबसे बड़ा रीजन था वीमर रिपब्लिक का वीक होने का। सेकेंड रीजन था आर्टिकल 48। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको एक वर्ड में कहूं तो आर्टिकल 48 इज नथिंग, इट इज इमरजेंसी। इन एनी इमरजेंसी दे विल पुट प्रेसिडेंट्स रूल, तो आर्टिकल 48 इज प्रेसिडेंट रूल। तो जैसे ही वीमर रिपब्लिक के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसका जो कैबिनेट था वो अगर डिसॉल्व होता, डायरेक्टली आर्टिकल 48 इंपोज हो जाता। और ये बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा था। दे आर सेइंग ऑन एन एवरेज विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वीमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट, मतलब 20 कैबिनेट बदल चुके हैं। अब जब 20 कैबिनेट बदलेंगे तो आपको उस बीच के टाइम में कैबिनेट चुनने के बीच में एक गवर्नमेंट चाहिए, तो वहां पे इंपोज होता था आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट्स रूल। ऑन एन एवरेज 239 डेज, सिर्फ 239 डेज एक कैबिनेट काम करता था, लगभग एक साल से भी कम। विच अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब कंट्री के हालात इतने खराब हो इकोनॉमिकली, तो आपके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत होती है, जो वीमर बिल्कुल नहीं थी। नाउ दे वर नॉट एबल टू मैनेज द क्राइसिस, पीपल लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। आप देखिए द स्टोरी इज बिल्डिंग अप कि हाउ वीमर इज वीक एंड देन हाउ योर हीरो विल टेक एन एंट्री, और वो क्या डिफरेंस लाएंगे। The crisis of economy, polity and society formed the background to the Hitler's rise to power. Socially आपने देख लिया कि लोगों की mentality क्या थी। They wanted a government which is strong, a army which is strong. तो aggressive nationalism became the propaganda. Economically you saw how good was Weimar because they were suffering badly because of Great Depression. Politically, Weimar hasn't done anything great. 239 डेज सिर्फ कैबिनेट चल रहा है, हर जगह से वीकनेस है, एंड दैट्स द रीजन वाई एक रास्ता क्लियर हो गया एक बंदे के लिए जिसने पूरी जर्मनी की काया पलट दी, एंड ही इज नन अदर देन हिटलर, एडोल्फ हिटलर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिम मोर नाउ। सो ही वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ओह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हैं। इज अ ऑस्ट्रियन नेशनलिस्ट, नॉट ऑस्ट्रेलिया। तो फिर जर्मनी से इतना प्यार क्यों, और जर्मनी का प्रेसिडेंट क्यों? बहुत अच्छी चीज है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आई रिमेंबर हिटलर वेंट टू ऑस्ट्रिया टू जॉइन आर्मी। ही वॉज सो थिन एंड स्किनी एंड वीक that he was asked by his general there who was recruiting soldiers कि boss go and pick up that gun which was in the corner. Hitler was not able to pick that gun up, वो इतनी heavy थी उसके लिए, and he was rejected. फिर क्वेश्चन आता है कि जर्मनी ने क्यों ले लिया? तो he went to Germany. अब जर्मनी में आप सोचिए कि क्यों लिया होगा। मेरा सोच बहुत सिंपल है, you don't need every soldier in war to go and fight. You need someone to send across the message and you need someone to take bullet. आप कोई भी रीजन सोच सकते हैं, बट जर्मनी ने हिटलर को अपनी आर्मी में रिक्रूट किया, एंड दैट्स द टाइम वेयर द होल लॉयल्टी शिफ्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रिया टू जर्मनी। हिटलर्स राइज इन पावर। बैकड्रॉप क्लियर है, पॉलिटिकली बड़ी ही अनस्टेबल गवर्नमेंट है, इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली वीक है, और सोशली एक ड्रास्टिक चेंज है जो सपोर्टिव है हिटलर की आइडियोलॉजी के लिए। अब देखते हैं कि हुआ क्या। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वी आर गोइंग बैक एंड जर्मन वर डिफीटेड बैडली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साई हिटलर वॉज फ्यूरियस। He left the army. अब अगर आप आर्मी छोड़ दोगे तो कुछ तो करोगे। तो what he did, he joined a very small group in 1919 and that group was known as German Workers Party. ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था। इसी ऑर्गेनाइजेशन में he rise to a power of a president in no time. And then what he did, he renamed it.
ही रीनेम्ड इट एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखिए नाम में कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, जर्मन वर्कर्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कुछ और वर्ड ऐड कर दिए, नेशनल सोशलिस्ट। फाइनली इसी पार्टी को आप जानते हैं एज नाजी पार्टी व्हेन हिटलर बिकेम द president of this political party. Now, when I am the president, considering myself as Hitler, I decided to seize the control of the government और उसलिए मुझे बर्लिन पे अटैक करना होगा, बट डायरेक्टली कैपिटल पे अटैक नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू सीज द कंट्रोल ऑफ अ नियरेस्ट प्लेस बावेरिया, बट लॉस्ट एंड अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार्स. But he was released later on. Now I am having a question. Why he was released? वो आपके कंट्री के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. He is trying to put down your government. तो उन्हें रिलीज क्यों किया? एक सवाल आता ही है. आपके टेक्स्ट बुक में इसका जवाब नहीं है. आप खुद सोचिए. See, when he was in First World War and serving Germany, he was a messenger. And when I was doing my duty, I was awarded bravery awards. तो जो ब्रेवरी अवार्ड है, जो मेरी सर्विसेज है, उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे कंसीडर किया और रिलीज कर दिया. एज एन हिटलर की स्टोरी बता रहा हूँ. नाउ नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज द पॉपुलर सपोर्ट टिल 1930. मतलब हिटलर की जो पार्टी थी टिल 1930 कोई खास सपोर्ट नहीं थी उनके पास. और वो हमें इसलिए पता चलता है कि वो इलेक्शन में उसका रिजल्ट बड़े क्लियरली दिखेगा. नाउ ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजी एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट हो गया. देखिए, इफ यू आर अ गवर्नमेंट एंड देन योर कंट्री इज सफरिंग फॉर समथिंग कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन और द इम्पैक्ट इज देयर ऑन इकोनॉमिक, देन पीपल वांट चेंज. एटलीस्ट इफ समवन हु इज टॉकिंग अबाउट गुड चेंज दे विल लिसन. और वही नाजी पार्टी ने किया अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर. एंड आफ्टर 1929, एज यू नो, बैंक्स कोलैप्स्ड, बिजनेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड मिडिल क्लास स्पेशली दे वर डेस्टिट्यूट. बहुत पुअर है, सारा कुछ सेविंग चली गई है, डर है. दिस इज वेयर आई कैन एक्चुअली रीच अप टू देम, गिव देम अ विजन एंड शेयर वेयर आई कैन टेक योर गवर्नमेंट, वेयर आई कैन टेक योर कंट्री. डेफिनेटली आई विल बी लाइक्ड बाय द पीपल एंड इफ आई एम लाइक्ड they will vote for me. If they will vote for me, I'll come to the power and I'll do what I have decided, also what I have promised. तो हम वो बातें करेंगे कि ये किस तरीके से उस पावर तक रेज हुए. अब 1928 में इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा तो वोट परसेंटेज कितने मिले? नॉट मोर देन 2%, मतलब लगभग 2 या 3% के करीब इनको वोट मिले पूरी पार्टी को, जो कि लिटरली बहुत ही कम है. तो गवर्नमेंट फॉर्म होने का तो सवाल उठता ही नहीं है. बट ध्यान रखिए 1932 में यही पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी हो गई, 37% ऑफ द वोट. तो ऐसा क्या हुआ 1928 और 1932 के बीच में कि ये पार्टी 2% से सीधे 37% वोट पे चली गई? अब इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो आप सोचिए. यू आर अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी under the situation where Germany was, and then what you will plan. बट आपको आंसर ये मिलेगा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, 3-4 चीजें आप सोच लोगे, पर वो तो सभी पॉलिटिकल पार्टी करेंगी. तो आप में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है लीडरशिप का, डिफरेंस था इस आदमी का, डिफरेंस था इनकी स्पीच का. ये बहुत पावरफुल स्पीकर हैं. His word and passion used to move people. Now when I say his words and passion moved the people, उसका मतलब ये नहीं कि बहुत चीखते चिल्लाते थे और लोग डर जाते थे. But when he used to speak, the whole energy, he used to literally create an aura. He will show you a movie, a 3D, this is what I'm going to do. And he used all his body part. No, he's not dancing. But that much of energy he used to bring in what he's saying, and he used to talk sense. He used to give you vision, जो आपको बहुत ज़रूरत था, और उन्होंने यही किया. He promised that he will build a strong nation, जो कि ज़रूरत थी जर्मनी की. He will undo the injustice of Treaty of Versailles. You know how much Germany was penalized. और इन्होंने कहा कि मैं उसे नहीं मानूंगा.
तो सबसे बड़ी चीज थी, एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल. सी, जर्मनी वॉज एक्चुअली लुक डाउन बाय द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली इन यूरोप. और ये बहुत जरूरी था रिस्पेक्ट पाना, एंड ही प्रॉमिस देम दैट ही विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट. पर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. सो सबसे जरूरत चीज क्या है? 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल, यू रिमेंबर, स्पेशली यूथ. तो फिर आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू जॉब. बस सबसे मेन चीज उन्होंने पकड़ ली. पर जॉब देने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा. बट ही वॉज एबल टू डू दैट ऑल्सो. ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. ये कौन है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस? यू रिमेंबर ट्रीटी ऑफ वर्साई, सम रीजन, रूर, इंडस्ट्रियल एरिया, कोल माइन, एवरीथिंग इज बीन टेकन बाय पोलैंड, फ्रांस एंड द नेबर्स, अलाइज. तो ही सेड कि आई एम गोइंग टू रिमूव देम ऑल. वीड आउट, वीड जो है वो प्लांट होता है, अनवांटेड प्लांट जो ग्रो किया होता है अपने आप ही नेचुरली विद द मेन क्रॉप. आप उसे निकाल दोगे तो आपका क्रॉप हेल्दी रहेगा. तो इन्होंने कहा कि आई विल वीड आउट ऑल द फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स. अब ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है. ये आपको एक अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट वाज दिस न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. आई टेल यू अ सिंपल थिंग टू रिमेंबर कि इनकी नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या थी. आज आप जो देखते हो बिल्कुल वही, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द कैंपेन्स. आप उस चीज को ध्यान में रखिए. हिटलर ने ये डिजाइन की है, डिवाइस की है, इंप्लीमेंट की है, और रिजल्ट तो आप सभी जानते हो. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. ये जानते थे कि किस तरीके से लोगों को कुछ अलग दूंगा तो वो मुझसे जुड़ेंगे, और उन्होंने वो दिया. और किस तरीके से दिया? कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाए, एंड ही वॉज एबल टू ब्रिंग द होल कंट्री टुगेदर एंड इन हिज सपोर्ट, जो बहुत ज़रूरी था. नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज. जब रैली में ऑर्गेनाइज करूंगा, it is the show off of the power what I'm going to bring. Or he used to organize massive rallies, long queues, kilometers long queues, and then those advertisement, people were crazy about him. The way he used to speak and all had a big impact on everyone. From every age group, people were actually loving this gentleman because he wanted to give them what they were lacking, what Weimar was not able to give them. ये चीज ध्यान रखिए. अब देखते हैं कि इस चैप्टर के हीरो ने क्या किया. सी, रेड बैनर्स विद स्वास्तिका. ये तो बहुत कॉमन सा सिंबल है जो हमारे त्योहारों में यूज किया जाता है, स्वास्तिक. तो ये इन्होंने एक नया सिंबल डिजाइन किया अपने पार्टी के लिए. रेड फ्लैग बनाया और एक डिफरेंट सा नाजी सल्यूट, यू कैन सी इन द इमेज. सो हेल हिटलर और हेल हिटलर. सो ये नाजी सल्यूट है, डिफरेंट है. आप देखते हैं कि आपके स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो रहा है एंड देयर इज अ स्पीकर एंड वी डोंट लाइक द स्पीकर, सडनली वी स्टार्ट क्लैपिंग एंड रैंडम क्लैपिंग होती है. बट देन ही मेड श्योर कि जो क्लैप होंगे ना वो भी रिचुअलाइज होंगे. दैट मीन्स एक डिफरेंट तरीके से आप क्लैप करोगे और जब वो बोलेंगे तब करोगे. कुछ डिफरेंट था तो लोगों को अच्छा भी लगा. सी, यू विल ओनली गो एंड डू थिंग्स विच आर डिफरेंट. कॉमन चीज तो हर कोई करते हैं. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as मसीहा, a savior, सबके लिए भगवान है. ये बस ये प्रोपगेट हो चुका था. फार्मर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक और बूढ़ों से लेके बच्चों तक ये मसीहा है. एक ऐसी इमेज क्रिएट की गई कि लोगों को इनको अपने ध्यान से निकालना मुश्किल हो गया. और यही एक रीज़न थी he got that 37% vote, majority of vote. So when he came to the power, he brought lot of changes, and all those changes we are going to see in the next module. So by the time, keep revising and keep smiling. Thank you.